रूस फिर वही कर रहा है। ब्रिटेन के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में रूस ने जासूसी पनडुब्बियां तैनात कर समुद्र के नीचे केबलों की खोज शुरू की है, जिससे नेटो मुख्यालय में खतरे की घंटियां बज रही हैं। लेकिन ब्रिटेन ने इसे चुपचाप नहीं स्वीकारा। रूसी पनडुब्बियों ने ब्रिटिश जल क्षेत्र में कुछ गलत करने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटेन ने उनके क्रू, रूसी सेना और पुतिन को शर्मिंदा कर दिया। रूस ने सोचा वह चालाकी कर रहा है। अप्रैल की शुरुआत में ब्रिटेन ने बताया कि रूस ने ब्रिटेन के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन में कई पनडुब्बियां उसके क्षेत्रीय जल क्षेत्र में भेजी। उद्देश्य स्पष्ट था, भले पनडुब्बियां छुपने की कोशिश कर रही थी। रूस ने जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा सके उतनी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की उन समुद्र के नीचे बिछी केबल्स के बारे में जो ब्रिटेन को बाकी दुनिया से जोड़ती हैं। हम जल्द ही ये जानेंगे कि ये केबल्स इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। लेकिन मोटे तौर पर बात यह है कि समुद्र के नीचे बिछी ये केबल्स आधुनिक वैश्विक संचार ढांचे की रीढ़ है। इनके बिना इंटरनेट और उससे जुड़ी सारी चीज़ें आज जैसी है वैसी कभी भी मौजूद नहीं होती। रूस इन केबल्स को खोजकर संभावित तोड़फोड़ में उन्हें काटकर यूके को ठप करना चाहता था। इसके लिए रूस ने अपनी अकुला क्लास पनडुब्बी के साथ साथ 2 गहरे समुद्र की पनडुब्बियां तैनात की, जो देश के मुख्य डीप सी रिसर्च निदेशालय या GUGI से जुड़ी हुई हैं। सिर्फ अकुला क्लास पनडुब्बी चिंता का कारण थी। परमाणु संचालित पनडुब्बियां सोवियत युग के अंत से संचालन में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये 12 ग्रेनाइट पनडुब्बी लॉन्च मिसाइलें नोवोटार SSN-15, स्टारफिश और नोवोटार SSN-16 स्टेलियन एंटी शिप मिसाइलें ले जाती हैं। हालांकि रूस का लक्ष्य यूके पर हमला करना नहीं था, कम से कम सीधे तौर पर तो नहीं। असल मकसद केबल्स की जानकारी हासिल करना था, यानी रूस के परमाणु संचालित पनडुब्बी के साथ चलने वाली 2 GUGI पनडुब्बियां असली खतरा थी। हमें गूगी पनडुब्बियों की जानकारी कम है, पर गूगी के बारे में काफी जानते हैं। गूगी रूसी नौसेना के बजाय रूसी रक्षा मंत्रालय के तहत चलने वाला एक कार्यक्रम है और रूस अपनी नौसैनिक जासूसी गतिविधियों को छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। रूस को समुद्र विज्ञान अनुसंधान की अनुमति के लिए बना गूगी अब एक बेड़ा बन गया है, जिससे रूस दुश्मनों की समुद्री गतिविधियों पर नजर रखता है। गूजी के जहाज और पनडुब्बियां समुद्र के नीचे सर्वेक्षण, वस्तुएं रखना निकालना, रूस के समुद्र के नीचे लगे सैन्य उपकरणों का रखरखाव और गुप्त निगरानी करती है, जैसा कि यूके ने हाल ही में जाना है। गूजी खतरनाक है। 2026 की शुरुआत में ये यूके की समुद्र के नीचे केबलों के लिए खतरा बन गया। इन केबलों का महत्व कभी कम मत समझिए। निकोल स्टारोसिएल्स्की के अनुसार, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में प्रोफेसर हैं, समुद्र के नीचे बिछी दूर संचार केबलें 99% से अधिक ट्रांस ओशियानिक इंटरनेट ट्रैफिक को सपोर्ट करती हैं। ये ग्लोबल इंटरनेट की रीढ़ है और हमारी ज़्यादातर ऑनलाइन गतिविधियां इन्हीं केबलों पर निर्भर करती है। इन केबलों के बिना आप ये वीडियो नहीं देख सकते थे। हर जूम कॉल जिसमें आप शामिल होते हैं या हर ईमेल जो आप भेजते हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है क्योंकि समुद्र के नीचे फैला हुआ एक विशाल नेटवर्क मौजूद है। ये केबलें लगभग हर देश की सेना के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। अब दुनिया के महासागरों और समुद्रों में 485 केबलें एक दूसरे को काटती हुई बिछी हुई है और इनकी कुल लंबाई लगभग 9 लाख मील फाइबर ऑप्टिक आधुनिक जादूगरी के बराबर है। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि एक बात पर जोर दिया जा सके। रूस अच्छी तरह जानता है कि ये केबलें उन देशों के लिए कितनी कीमती हैं जिन्हें वो अपना दुश्मन मानता है। यूके उन देशों में है जो पुतिन के हमले के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन करता है और पश्चिमी आदर्शों का गढ़ है जिन्हें पुतिन नापसंद करते हैं। यूके लोकतांत्रिक है जबकि पुतिन तानाशाही शासक है। यूके स्वतंत्र सूचना प्रवाह में विश्वास करता है जबकि रूस और क्रेमलिन रूसी जनता तक पहुंचने वाले संदेशों को नियंत्रित करते हैं। अगर रूस समुद्र के नीचे की उन केबलों को काट दे जो यूके के मूल्यों और सिद्धांतों को सहारा देती है, तो वह इसे जीत मान सकता है और विरोधी देश को कमजोर कर सकता है। इसी कारण रूसी पनडुब्बियां यूके के पानी में थी। रूस भी अपने काम में चालाकी दिखा रहा था। रूस ने परमाणु संचालित अटैक पनडुब्बी GUGI पनडुब्बियों के साथ इसलिए भेजी क्योंकि वे
समुद्र तल की केबल्स स्कैन कर रही थीं। अटैक पनडुब्बी एक छलावा और झूठा खतरा थी, जिससे पुतिन और उनके साथी मानते थे कि ब्रिटेन रूस की असली कोशिशों से भटक जाएगा और उसे लगेगा कि कभी भी हमला हो सकता है। पुतिन मूल रूप से रूसी अटैक पनडुब्बी का इस्तेमाल ये संकेत देने के लिए कर रहे थे कि रूस आखिरकार उस युद्ध को शुरू करने के लिए तैयार है जिसके बारे में नाटो के खिलाफ लंबे समय से अफवाहें चल रही थी, और ब्रिटेन वही जगह थी जहां पुतिन इस आग को भड़काएंगे। इसी बीच गूंजी पनडुब्बियां स्कैन करती हैं, यही योजना थी। जब रूस की पनडुब्बियां ब्रिटिश जल क्षेत्र में घुसी तो रूस को नहीं पता था कि ब्रिटेन उन पर हर वक्त नजर रख रहा था। हमें रूस की कोशिशों का पता ब्रिटेन के खुलासे से चला कि ये बुरी तरह नाकाम हुई। रूसी चालबाजी, जिसे मास्टर क्लास कहा जा रहा था, पुतिन के लिए शर्मिंदगी बन गई, क्योंकि उनकी कथित तौर पर नजर से बचने वाली पनडुब्बियों को ब्रिटेन ने पकड़ लिया और मात दी, जिससे पुतिन गुस्से में आ गए। ब्रिटेन ने ऐसा तरीका अपनाया जिससे रूस नहीं निपट सका, और यह सब मामूली सोनार बॉय से शुरू हुआ। जब ब्रिटेन ने रूसी पनडुब्बियों का पीछा किया तो उसने सबसे पहले उन पनडुब्बियों को यह बताने की कोशिश की कि उस पर उसकी नजर है। युद्धपोत तैनात हुए और जहाजों ने पानी में सोनार बॉय डाले ताकि पनडुब्बी कप्तानों को संकेत मिले। यूके रक्षा सचिव जॉन हीली ने बताया कि इन सोनार बॉयों ने रूसी पनडुब्बियों को क्या संदेश भेजा। हम आपको देख रहे हैं, हम आपकी गतिविधि को हमारे पानी के नीचे के बुनियादी ढांचे के ऊपर देख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसे नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। रूसी पनडुब्बियों ने यह संदेश नहीं माना। उन्हें वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यूके को इन सब की पहले से उम्मीद थी। उसने पुतिन और उनकी हाइब्रिड युद्ध रणनीतियों का पहले भी सामना किया है, इसलिए जानता है कि रूस का नेता चेतावनियां नहीं सुनता। उसे ये बातें उसके दिमाग में ठोक ठोक कर बिठानी पड़ती हैं, और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि रूस जो भी संसाधन तैनात करता है उन्हें यह बता दिया जाए कि आप इतनी ताकत से जवाब देंगे कि उन्हें एक झटके में नष्ट कर सकते हैं। तो यूके ने यही किया। लेकिन इससे पहले कि हम उस ऑपरेशन के बारे में बात करें जिसे यूके ने शुरू किया और जिसने रूस को पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया, एक छोटी सी याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप ऐसी ही जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। न्यूज़वीक के मुताबिक यूके कई हफ्तों से रूस की पनडुब्बियों पर नजर रख रहा था, वो भी ब्रिटिश जल क्षेत्र से दूर इलाके में। यूके को रूस की योजना तब पता चली जब उसके युद्धपोतों और विमानों ने रूस की अकुला क्लास पनडुब्बी को आर्कटिक के अंतरराष्ट्रीय जल में देखा। चेतावनी की घंटियां तब बजने लगीं जब यूके ने देखा कि पनडुब्बी उसकी जल सीमा की ओर बढ़ रही है। यूके पहले से तैयार था जब उसे पता चला कि रूस की अटैक पनडुब्बी के साथ 2 जूजी पनडुब्बियां भी उसी क्षेत्र में हैं। HMS सेंट ऑल्बंस टाइप 23 फ्रिगेट को तैनात किया गया था और संभवतः उसी ने सोनार बुआए भेजे जिनसे यूके ने रूस को चेतावनी दी। चेतावनी अनदेखी होने पर यूके ने टैंकर RFA टाइड स्प्रिंग और कई मर्लिन हेलीकॉप्टर तैनात किए। यूके इन हथियारों का रूस की अटैक पनडुब्बी से मुकाबले में सीधा इस्तेमाल नहीं करेगा, सिवाय शायद फ्रिगेट के। RFA टाइड स्प्रिंग रॉयल नेवी के जहाज़ों में ईंधन भरता है, इसलिए इसे भेजा गया ताकि HMS सेंट ऑल्बंस समुद्र में उतनी देर तक रह सके जितनी देर यूके को ज़रूरत हो। इन सभी ने मिलकर एक नौसैनिक व हवाई बल बनाया, जिससे रूसी पनडुब्बी ऑपरेटरों को पता चला कि उन पर नज़र है। और भी सहायता रॉयल एयरफोर्स द्वारा तैनात किए गए एक P-8 समुद्री टोही विमान के रूप में आई। वह विमान यूके को रूसी पनडुब्बियों पर 24 घंटे 7 दिन नज़र रखने देता था, जबकि रॉयल नेवी के जहाज़ पुतिन के छुपे जहाज़ों पर नज़र रखने के लिए हज़ारों मील की दूरी तय करते थे। फिर प्रतिक्रिया में एक और स्तर जोड़ा गया। जबकि रूसी पनडुब्बियां यूके के जल क्षेत्र में उसके लिए सबसे सीधा खतरा पेश कर रही थी, हम यह नहीं भूल सकते कि यूके नाटो का हिस्सा है। यूके के लिए कोई भी खतरा उस सामूहिक रक्षा संगठन के लिए भी खतरा है। इसलिए ज्यादा समय नहीं बीता कि यूके जल्द ही नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर रूसी पनडुब्बियों के खिलाफ और भी बड़ी ताकत के तौर पर काम करने लगा। जो एक छोटी निगरानी अभियान के रूप में शुरू हुआ था, वह बढ़कर 500 कर्मियों वाली एक मिशन में बदल गया।
नॉर्वे समेत मित्र देशों की सेनाएं प्रतिक्रिया टीम में शामिल हुई। ऑपरेशन के अंत तक यूके के विमानों ने 450 से ज्यादा उड़ान घंटे और उसके जहाजों ने हजारों समुद्री मील तय किए थे। स्थिति रूस के नियंत्रण से बहुत बाहर निकल चुकी थी। फिर अपमान की घड़ी आई। रूस की अकुला क्लास पनडुब्बी सबसे पहले भाग गई। यह यूके के विश्वास को मजबूत करता है कि वह पनडुब्बी सिर्फ एक चकमा थी, क्योंकि यूके जानता है कि रूस अभी यूके या उसके नाटो सहयोगियों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। चाल पकड़े जाने पर पनडुब्बी यूके जल क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही अपने देश लौट गई। हालांकि दोनों जूझी पनडुब्बियां आगे बढ़ती रहीं और आखिरकार उन्होंने यूके के विस्तृत जल क्षेत्र में और उसके आसपास कुछ समय बिताया। वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए होंगे। लगातार निगरानी में रहने के कारण वे पनडुब्बियां उजागर हो गई और पुतिन की गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करने की योजनाएं नाकाम हो गईं। गूजी पनडुब्बियों ने समुद्र के नीचे के केबल्स की पहचान की होगी, लेकिन यूके को पता है कि क्या मिला या नहीं और वो उसी अनुसार प्रतिक्रिया देगा। रूस ऐसा नहीं चाहता था। यह एक बड़ा रहस्य होना था, न कि ऐसी कार्रवाई जिसे आर्कटिक के दूरस्थ जल क्षेत्र में पहचान लिया गया और फिर यूके की प्रतिक्रिया ने उसका पीछा करके नाकाम कर दिया। गूगी पनडुब्बियां अब यूके के जल क्षेत्र से बाहर है और नकली चारे के पीछे उत्तर की ओर बढ़ रही हैं। वे पुतिन के पास लौट रहे हैं। हीली का एक और संदेश उनके कानों में गूंज रहा है। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन्हें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उन पर नजर रखी जा रही थी। उनकी गतिविधियां गुप्त नहीं थीं, जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने योजना बनाई थी, और उनकी गुप्त ऑपरेशन की कोशिश उजागर हो चुकी थी, हीली ने घोषणा की। यूके के प्रधानमंत्री साकिर स्टारमर ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि यूके रूस की किसी भी ऐसी कोशिश को तुरंत और सख्ती से निपटेगा जिससे देश को नुकसान पहुंच सकता है। स्टारमर ने कहा, हम रूस की अस्थिरता फैलाने वाली उन गतिविधियों को उजागर करने और उन पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे जो हमारे संकल्प की परीक्षा लेना चाहती है। और सिर्फ यूके ही नहीं है जो रूस के तोड़फोड़ मिशन के जवाब में अपनी पीठ थपथपा रहा है। यूक्रेन, जो यूके का समर्थन पा रहा है, ने पुतिन का तुरंत मजाक उड़ाया जब 1 महीने लंबा ऑपरेशन शुरू से ही फंस गया। 9 अप्रैल को, जिस दिन यूके ने रूस की करारी नाकामी का खुलासा किया, यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सबीर ने एक्स पर यह संकेत देने के लिए पोस्ट किया कि रूस ने जो करने की कोशिश की वो उन सभी देशों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए जो अब ये कम आंक रहे हैं कि पुतिन कितनी दूर तक जाने को तैयार है। यूके ने उत्तरी अटलांटिक में रूसी गुप्त ऑपरेशन उजागर किए हैं, जिससे रूस के गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक खतरे सामने आए। सबीर ने बताया कि रूसी पनडुब्बियां यूके के जल क्षेत्रों से कहीं ज्यादा क्षेत्रों में सक्रिय थीं। सबीर ने आगे कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वे मॉस्को के बारे में किसी भी तरह की गलतफहमी या मनगढ़ंत सोच को त्याग दे। इस शासन को काबू में रखना, अलग थलग करना और उस पर बेरहमी से प्रतिबंध लगाने चाहिए ताकि इसकी आक्रामक महत्वाकांक्षाएं काबू में रहें। रूस एक वैश्विक खतरा है। सबीर मानते हैं कि अब दुनिया को ये सच्चाई समझनी चाहिए। यूके ने दिखाया है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन से पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ रहे, वह और रूस वर्षों से यूरोप के बड़े हिस्से से हाइब्रिड युद्ध में हैं। ये छाया युद्ध दूसरे देशों की सीमाओं को पार कर सैनिक भेजने या यूरोपीय क्षेत्र पर मिसाइल दागने के इरादे से युद्धपोत भेजने जैसी चीजों को शामिल नहीं करता। यह और भी चालाक है। रूस की पनडुब्बी गतिविधियां इसकी मिसाल हैं। पुतिन यूरोप को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वह असली और इशारों में दी गई दोनों तरह की धमकियों का इस्तेमाल करके विभाजन पैदा करना चाहते हैं और वह अपने दुश्मनों के खिलाफ किसी भी तरह की तोड़फोड़ करने के लिए भी तैयार है। इसमें समुद्र के नीचे केबल्स को स्कैन कर नुकसान पहुंचाना शामिल है। और ब्रिटेन जानता है कि आर्कटिक और अपनी ही जल सीमा में जो उसने अभी अभी नाकाम किया है, वह पुतिन के हाइब्रिड युद्ध के हिमखंड का सिर्फ एक सिरा है। ब्रिटेन को यह कैसे पता है? ये पहली बार नहीं है जब रूसी जहाज़ों ने ब्रिटेन की जल सीमा में घुसने की कोशिश की है, और यह भी पहली बार नहीं है जब ब्रिटेन ने रूस को यह बताने के लिए कड़ा जवाब दिया है कि वह जो कर रहा है उससे बच नहीं सकता। पिछले नवंबर में रॉयल नेवी को सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर 2 बार रूसी तोड़फोड़ और डराने की कोशिशों को रोकने के लिए बुलाया गया था, जैसे अभी देखा गया। इस बार पनडुब्बियां शामिल नहीं थीं। इसके बजाय
रूस ने यंतर नामक एक रिसर्च जहाज को नॉर्थ सी में भेजा। यंतर वही समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है जिसका उपयोग जूजी विशेष रूप से करता है, और इस मौके पर सच को सच कहना कोई बड़ी बात नहीं है। यंतर एक जासूसी जहाज है। रॉयल नेवी ने यूके के नाटो सहयोगियों के साथ 8 दिन तक यंतर पर नॉर्थ सी में नजर रखी, फिर वह फैरो द्वीपों की ओर चला गया। इस बार यूके ने सोमरसेट नाम की टाइप 23 फ्रिगेट तैनात की, जिसने अपने रडार और सेंसर से रूसी जहाजों की हर गतिविधि पर नजर रखी। लगभग उसी समय जब ये हो रहा था, रॉयल नेवी ने भी मित्र देशों के निगरानी अभियान के तहत गश्ती जहाज भेजे, जो RFN स्टोइची और येलनाया नामक एक टैंकर पर केंद्रित था। दोनों ने डोवर जलडमरू मध्य से इंग्लिश चैनल होते हुए पश्चिम की ओर बढ़े, पर सामान्य समुद्री गतिविधियों से हटकर कुछ नहीं किया। रूस दावा करेगा कि यही योजना शुरू से थी। अधिक संभावना यह है कि RFN स्टोइची को यूके के लिए एक खतरे के रूप में पेश किया गया था, लेकिन उसका सामना एक सहयोगी बल से हुआ जिसने उसे यूके के जल क्षेत्र से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद यूके को रूस की समुद्री तोड़फोड़ का फिर सामना करना पड़ा। इस बार रूस ने सिनिगोर्स्क जहाज यूके के जल क्षेत्र में भेजा। वह जहाज 27 जनवरी को इंग्लैंड के समरसेट काउंटी के तट से लगभग 3.7 किलोमीटर यानी करीब 2.3 मील दूर लंगर डाले खड़ा था। वहां वह जहाज 14 घंटे तक रुका रहा, जो समुद्र के नीचे बिछी केबल्स के स्रोत के बेहद करीब था, जिनके बारे में हम पहले चर्चा कर रहे थे, जब तक कि यूके ने अपने वाइल्डकैट सैन्य हेलीकॉप्टर नहीं भेज दिए। कुछ देर बाद रूसी जहाज ने लंगर उठाया और खुले समुद्र की ओर चला गया। ये घटना उन बाकी घटनाओं से थोड़ी अलग थी जिनके बारे में हमने बात की है। नवंबर 2025 और 26 में यूके के जल क्षेत्र में रूसी युद्धपोत, पनडुब्बियां और GUGI संसाधन शामिल थे। सिनिगोर्स्क इनमें नहीं था। ये रूसी झंडे वाला मालवाहक जहाज है, लेकिन उतना ही बड़ा खतरा था। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार ये जहाज 5 बड़ी समुद्र के नीचे की केबलें जैसे EXA एक्सप्रेस, TGN अटलांटिक और VSNL वेस्टर्न यूरोप के करीब लंगर डाले था। ये केबल्स अटलांटिक पार डेटा अमेरिका, यूरोप और अन्य जगहों तक भेजती हैं। यह रूसी मालवाहक जहाज के रुकने का कोई कारण नहीं था, खासकर ऐसा लंगर नहीं जो समुद्र तल पर कीमती केबल्स के पास घसीटा जाए। इस घटना से रूस के यूके के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध की डरावनी बातें सामने आईं। सैन्य और गुजी संसाधनों का उपयोग समझा जा सकता है। सभी जानते हैं कि उनके तहत चलने वाले जहाज व पनडुब्बियां खतरनाक हैं। मालवाहक जहाजों का इस्तेमाल पुतिन की नीचता है, क्योंकि अब वे नागरिक जहाजों से यूके और सहयोगियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूस जानता है वो क्या कर रहा है। अगर यूके इन जहाज़ों में से किसी एक के साथ एस्कॉर्ट के अलावा कोई और प्रतिक्रिया देता है तो रूस शोर मचा सकता है कि उसके साथ गलत हुआ है। पुतिन खुद को पीड़ित दिखाकर नेटो सदस्य के खिलाफ युद्ध का औचित्य पा सकते हैं। इन नौसैनिक रणनीतियों के साथ रूस यूके पर हाइब्रिड युद्ध के अन्य पहलुओं में भी सक्रिय है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार जब से यूके ने रूस के आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है, तब से यूके पर रूसी साइबर हमलों में 1586% की बढ़ोतरी हुई है। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2025 में ही यूके में साइबर हमलों में 50% की बढ़ोतरी हुई है। इन सभी हमलों की उत्पत्ति रूस से नहीं हुई होगी, लेकिन उनमें से कई जरूर रूस से हुए होंगे, और ये हमें दिखाते हैं कि रूस यूके के संचार और डेटा चैनलों के खिलाफ एक युद्ध छेड़े हुए है, जो केवल समुद्र के नीचे के केबल्स को निशाना बनाने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। जानकारी की बात करें तो रूस जानकारी को इस हद तक बदलने में माहिर है कि वह गलत जानकारी यानी डिसइंफॉर्मेशन बन जाती है। फोर्ब्स के मुताबिक यूके के सांसद चेतावनी दे रहे हैं कि यूके में रूसी गलत सूचना अभियान युद्ध की स्थिति के बराबर हैं। उनसे असहमत होना मुश्किल है। वे सांसद रूस समर्थित डोपेलगैंगर नेटवर्क का खुलासा करते हैं, जो सोशल मीडिया पर रूस समर्थक और पश्चिम विरोधी टिप्पणियां पोस्ट करता है। सिर्फ एक्स पर ही सांसदों के अनुसार इस नेटवर्क ने वेल्स की राजकुमारी की सेहत, रूसी चुनावों में पुतिन की जीत
और यूक्रेन की कथित कमजोरी और नाकामियां पर टिप्पणियों से पोस्टों को भर दिया है। रूसी बॉट्स सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं और क्रेमलिन उनका इस्तेमाल विमर्श को आकार देने और जनमत को प्रभावित करने के लिए कर रहा है। यह सब विभाजन और अराजकता के बारे में है। इन दोनों चीजों को पैदा करके रूस पारंपरिक युद्ध के लिए मंच तैयार करता है। ये यूके के खिलाफ युद्ध है, बस वैसा नहीं जैसा हम जानते हैं। रूस ने जो पनडुब्बियां यूके के जल क्षेत्र में चुपचाप भेजने की कोशिश की, वे एक बहुत बड़े हाइब्रिड अभियान का ताज़ा उदाहरण है। यूके रूस के गतिविधियों को लेकर सतर्क है। वह दिखने वाले खतरों का जवाब देता है, जैसा हमने अप्रैल में देखा, और जानता है कि उसकी सूचना प्रणाली पर साइबर हमले और गलत जानकारी कहां से आ रही है। यूके तैयार होकर अन्य नाटो देशों को चेतावनी दे रहा है और देश इस आह्वान का जवाब दे रहे हैं। कई देश रूस की हाइब्रिड रणनीति के शिकार होकर जवाब दे रहे हैं। स्वीडन इसका बेहतरीन उदाहरण है। यूक्रेन पर पुतिन के हमले से स्वीडन नाटो में शामिल हुआ। अब ये देश यूक्रेन को ऐसे हथियार दे रहा है जिसकी रूस ने उम्मीद नहीं की थी। ओडिन का जादुई भाला अब यूक्रेन में है और काला सागर में समीकरण बदल रहा है। वह भाला क्या है? यह इतना प्रभावी क्यों है? इसका रूस, स्वीडन और नाटो के लिए क्या मतलब है? इन सभी सवालों के जवाब हमारे वीडियो में जानें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप यूरोप के खिलाफ रूसी हाइब्रिड युद्ध की हमारी पूरी कवरेज देख सके। और देखने के लिए धन्यवाद।